हेलो स्टूडेंट्स, अजमेरू पब्लिकेशन की राजस्थान करंट अफेयर्स की यूट्यूब सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम यह डिस्कस करेंगे 9 सितंबर की जितनी भी राजस्थान करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनके बारे में। चलते हैं क्वेश्चन डिस्कस फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के बारे में। इस संशोधन जो विधेयक है इसमें मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि कितनी की गई है। ऑप्शन पहला है 22,000, दूसरा 25,000, तीसरा 27,000 और चौथा 29,000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 25,000। राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 पढ़ते हैं इसके बारे में। राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में संशोधन के लिए मंत्रिमंडल द्वारा राजस्थान मत्स्य क्षेत्र संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। अच्छे से याद रखना कि ये जो संशोधन हो रहा है वो कौन से अधिनियम में हो रहा है, तो राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में हो रहा है। ठीक है, और अब जो इसका कल 8 सितंबर को ये जो विधेयक है वो ध्वनिमत से विधानसभा में पारित किया जा चुका है। इस विधेयक के तहत मत्स्य से संबंधित जितने भी अपराध हैं उन पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है। इसके प्रावधान क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति पत्र या अनुज्ञा पत्र के मछली पकड़ता है, विस्फोटक या विष डालकर मछली मारता है तो इसे मत्स्य अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इस पर पूर्व की अपेक्षा अधिक सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगर किसी ने पहली बार अपराध सिद्ध होने पर 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों सजा का प्रावधान था। पहले कितनी सजा का प्रावधान था? तो 500 रुपए की तो जुर्माना था और 3 महीने की सजा थी। पर अब जब इसमें संशोधन हो गया है तो जुर्माने को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5,000 कर दिया गया है, यानी 500 से सीधा 25,000 कर दिया गया है। पहली बार पहले दोबारा अपराध पर 1,000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान था और अब इसे बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया है। साथ ही दोबारा अपराध करने पर 6 महीने की जेल या केवल जुर्माना या दोनों दंड का प्रावधान होगा। तो अच्छे से याद कर लेना, पहले जुर्माना कितना था? पहली बार अगर दोष सिद्ध होता है तो 500 रुपए और दोबारा दोष सिद्ध होता है तो 1,000 रुपए, और अब कितना हो गया? 500 से 25,000 और 1,000 से 50,000। 500,000 और 25,000 और 50,000, तो ये बढ़ चुका है। पहले 3 महीने की सजा होती थी तो अब दोबारा कितनी हो गई है? 6 महीने की जेल, है ना। तो इसको अच्छे से याद कर लेना। जो मूल अधिनियम है उसमें भी संशोधन किया गया है, तो किस धारा में संशोधन हुआ है? तो याद रखना धारा 11 में हुआ है। यह जो अधिनियम है मूल, उसकी धारा 11 में किए गए पूर्व संशोधन के अनुसार केवल 100 रुपए का जुर्माना निर्धारित था, तो अब कितना है? 25,000 का जुर्माना तय किया गया है। मत्स्य से संबंधित जितने भी अपराध होते हैं उन पर दंड लगाने का जो अधिकार है वो निदेशक मत्स्य विभाग को प्रदान किया गया है। मत्स्य अपराध की श्रेणी में मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहली है अवैध मछली पकड़ना, यानी इसमें अवैध या असंगठित तरीके से मछली पकड़ना शामिल है। दूसरा, मछलियों को मारने के लिए विस्फोटकों या जहर का उपयोग करना अपराध में आएगा। तीसरा, मत्स्य पालन गतिविधि से जुड़े भ्रष्टाचार, दस्तावेजी धोखेबाड़ी या फिर कर चोरी भी इसमें आती है। नियमों के अनुसार प्रतिबंधित आकार या वजन की मछली का क्रय विक्रय करना भी अपराध है। प्रतिबंधित अवधि में मछली पकड़ना या परिवहन करना और नियम के उल्लंघन में इस्तेमाल किए गए जाल या उपकरणों को जब्त करना या नष्ट कर देना भी मत्स्य अपराध की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान मसाला कॉन्क्लेव जो 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ऑप्शन आपके सामने है, अजमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जयपुर। राजस्थान जो मसाला कॉन्क्लेव 2025 है इसका जयपुर के बिरला सभागार में आयोजन किया गया है। याद रखना कहाँ पे? जयपुर में। मसाला उद्योग को नई दिशा और गति प्रदान के उद्देश्य से किया गया था। इसमें यहाँ पे कुछ घोषणाएं हुई थी, जिसमें पहली यह है कि यह मसाला कॉन्क्लेव का जो आयोजन है वो हर वर्ष किया जाएगा और इस संबंध में समिति का भी गठन किया जाएगा ताकि राज्य के मसाला उत्पादकों और व्यापारियों को नई संभावनाओं एवं अवसरों का सृजन करने के लिए विस्तृत मंच मिल सके। इसका महत्व क्या है? तो मसाला कॉन्क्लेव से न केवल मसाला उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा बल्कि किसानों, उत्पादकों और व्यापारियों को भी नए अवसर प्रदान होंगे। राज्य के मसालों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान मिलेगी। इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मसाला उद्योग को नई ऊंचाइयां मिलेगी। मसाला उत्पादन में राजस्थान की स्थिति अगर देखी जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो करंट जीके है उससे
प्लस जो उससे रिलेटेड जितनी भी डेट जगह है क्वेश्चन उनसे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आने के। तो अब हम मसाला उत्पादन में राजस्थान की स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। तो जीरा उत्पादन में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। और आपको पता होगा अभी जीरा वन जो किस्म है उसको भी राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी गई है। तो इसके बारे में अगर जीरा वन किस्म के बारे में आपको और ज़्यादा डिटेल से इंफॉर्मेशन जाननी हो तो आप हमारा 7 से 8 सितंबर का जो भी राशन करंट अफेयर्स का वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको डिस्कस उसमें कर रखा है। जीरा उत्पादन में राजस्थान देश में कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। और सौंफ उत्पादन में दूसरे नंबर पे, और धनिया और अजवाइन उत्पादन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की जब बात मसाले केंद्र की हो तो ये इसका जिक्र हो ही जाता है क्योंकि ये बहुत ही राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट संस्थान है। तो पढ़ते हैं राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र। यह कहाँ स्थित है? तबीजी अजमेर में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन एक राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। यह केंद्र बीजीय मसालों पर अनुसंधान करता है और उनकी उन्नत किस्में विकसित करता है और उत्पादन गुणवत्ता सुधार व किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत कृषि आधारित कितनी औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है 1492, 1494, 1495 और 1497। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितनी औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है इस नीति में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1497 इकाइयों को। किसानों के कल्याण और समृद्धि के लिए सरकार ने कई नई नीतियां लागू की है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक और निवेश से जोड़ना है। अब राज्य सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं? तो सबसे पहले कृषि प्रसंस्करण नीति, जिससे हमारा अभी क्वेश्चन भी था। राज्य में कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 1497 कृषि आधारित औद्योगिक इकाइयों को शामिल किया गया है। अनुदान और निवेश की बात करें तो इन इकाइयों को लगभग 630 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। राज्य में कृषि आधारित उद्योगों में प्रसंस्करण इकाइयों में लगभग 3000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। बात करते हैं राज्य में कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में कितना निवेश हुआ है, तो 504 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। राइजिंग राजस्थान समिट का योगदान इस क्षेत्र में क्या है? तो इस समिट में कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में लगभग 44,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, जो यह राज्य के कृषि उद्योग के विकास के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एग्रीकेट मीट 2025 राज्य में कृषि प्रसंस्करण और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अगले साल की शुरुआत में ग्लोबल राजस्थान एग्रीकेट मीट आयोजन की जाएगी। इसका उद्देश्य निवेशकों को प्रोत्साहित करना, राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक कृषि निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना और किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। किसानों को इससे क्या क्या लाभ होंगे? तो पहला, किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक की जानकारी मिलेगी, प्रसंस्करण एवं निर्यात के नए अवसर मिलेंगे, किसानों की आय में वृद्धि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्राप्त होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एशिया कप अंडर 18 रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान के कितने खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ऑप्शन इसमें से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान के 3 खिलाड़ी हैं जो अभी एशिया कप अंडर 18 रग्बी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। एशिया कप अंडर 18 रग्बी प्रतियोगिता में राजस्थान की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिनमें क्या क्या नाम है? मुस्कान पिपलौद, विजयश्री और सुशीला का चयन हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी जो एशिया कप अंडर 18 रग्बी प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तीनों के नाम याद रखना क्या क्या है? मुस्कान पिपलौद, विजयश्री पिपलौद है ये, मुस्कान पिपलौद, विजयश्री और सुशीला। सुशीला खुद के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था, तो ये तीनों ही हैं। मुस्कान पिपलौद जो है वो इसकी उप कप्तान बनी है, तो ये भी बहुत ही गर्व की बात है। मुस्कान पिपलौद बेसिकली जयपुर की निवासी हैं। अभी मुस्कान पिपलौद को भारतीय टीम का उप कप्तान नियुक्त किया गया है। हाल ही में उन्होंने बिहार में आयोजित अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था और भारत को कांस्य पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। ये जो बिहार में आयोजित हुआ था अंडर 20 एशिया रग्बी प्रतियोगिता, इसकी जो कप्तान थी वो भी भूमिका थी, वो भी राजस्थान से ही बिलोंग करती थी। तो उस न्यूज़ का भी हमने, जब भी हम स्पोर्ट्स का जो करंट अफेयर्स है या डेली करंट अफेयर्स में जो आपको वीडियो देते हैं, तो हमने तब भी डिस्कस किया था मुस्कान पिपलौद के बारे में भी और भूमिका के बारे में भी।
इनका जो चयन प्रक्रिया है, इन खिलाड़ियों का जो चयन होगा वो कैसे होगा? भारतीय रग्बी संघ द्वारा आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि एशिया कप अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टूर्नामेंट जो है वो कहाँ हो रहे हैं और कब किए जाएंगे। तो कहाँ पर हो रहे हैं? चीन में हो रहे हैं। और कब किए जाएंगे? 13 और 14 सितंबर को किए जाएंगे। तो इस पूरी न्यूज में जो याद करने की चीज है वो केवल 2 पॉइंट है। पहला कि कितने खिलाड़ियों को राजस्थान के भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो 3 खिलाड़ी हैं। कौन कौन से? मुस्कान पीपलोद, विजयश्री और सुशीला घोष। और दूसरा जो अलग से पॉइंट है कि एशिया कप अंडर 18 गर्ल्स रग्बी टूर्नामेंट जो है वो कहाँ होगा? तो चीन में। और कब होगा? 13 और 14 सितंबर को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अजमेरू पब्लिकेशन के द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर और ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा हेतु मॉडल पेपर प्रकाशित किए गए हैं। यह आरएसएसबी के जितने भी परीक्षा पैटर्न है उसके पूरी टू द पॉइंट पे हैं। और अगर आप इसकी स्टडी कर रहे हैं इन पेपर्स की, तो ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होंगे। जिसमें हमने वीडियो में आपको ओल्ड पेपर भी सॉल्व करने को दिया है, ताकि आपको पता रहे कि एग्जाम्स के जो क्वेश्चन उसका लेवल क्या जा रहा है। तो पहले ओल्ड पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो और उसके बाद मॉडल पेपर्स को सॉल्व करें। तो अगर आपको इनको मंगाना है तो आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी ला सकते हैं या अपनी वेबसाइट से भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। क्वेश्चन पर क्वेश्चन नंबर 5, विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, 8 नए जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। दूसरा, राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाई कोर्ट से परामर्श लेने के बाद यह निर्णय लिया गया। इन प्राधिकरणों का अधिकार क्षेत्र संबंधित जिले का संपूर्ण राजस्व क्षेत्र होगा और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 नए जिलों में विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसका जो उद्देश्य है वो लोगों को न्याय तक सरल और समान पहुंच उपलब्ध करवाना है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट से परामर्श लेने के बाद यह निर्णय लिया है। और इन प्राधिकरण का जो भी अधिकार क्षेत्र है वो संबंधित जिले का संपूर्ण राजस्व क्षेत्र आएगा। यानी जिले के हर व्यक्ति को मुफ्त और समान कानूनी सहायता तथा न्याय तक पहुंच का अधिकार मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? ये तो इन प्राधिकरणों के जो कामकाज की जिम्मेदारी है वो विधि एवं विधिक कार्य विभाग पर होगी। सभी नए जिलों में यह व्यवस्था लागू की गई है। जितने जो भी 8 जिले बने हैं उन सभी में यह व्यवस्था लागू। अब करते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण का महत्व क्या है इसका डिस्कशन। तो गरीब, वंचित और पिछड़े वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, लोक अदालतों का आयोजन कर तेजी से विवादों का निपटारा करना, लोगों को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देना और न्यायपालिका पर बढ़ते बोझ को कम करना, इसके जो मेन है महत्व है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में पहला एग्री क्लिनिक सेंटर खोला गया है? तो कहां पर खोला गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भरतपुर में खोला गया है। राजस्थान का पहला है जो एग्री क्लिनिक सेंटर है, तो इसका याद रखिएगा। पढ़ते हैं इसके बारे में। किसानों को अक्सर यह समस्या रहती थी कि उनकी फसलें समय से पहले ही खराब हो जाती हैं या पौधों में रीख, कीट या पोषक तत्वों की कमी जैसी परेशानियां आ जाती है। पहले जिले में ऐसी कोई वैज्ञानिक सुविधा उपलब्ध नहीं थी जहां किसान ये जान सके कि उनकी फसलें क्यों खराब हो रही है या इसका समाधान क्या है। अब इसकी स्थापना जो की जा रही है वो एग्री क्लिनिक जो सेंटर है उसकी, यह भरतपुर जिले में कृषि परिसर संचित हाउस के पास खोला गया है। इसका उद्देश्य पौधों की स्वास्थ्य जांच करना, फसलों में लगे वाले रोग, कीट और पोषक तत्वों की कमी से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका पता लगाना। किसानों को कई लाभ होंगे इससे, जैसे किसान अब सीधे सेंटर पर जाकर पौधों की जांच करा सकते हैं। वैज्ञानिक तरीकों से जांच कर उनकी समस्या का समाधान बताया जाएगा। मौके पर ही एग्रीमिस्ट यानी जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं वो किसानों को रोग व निवारण व फसल सुधार के सुझाव देंगे। इसके सेंटर के लिए अलग से एक प्रयोगशाला या लैब भी बनाई जाएगी जहां पर वैज्ञानिक ढंग से फसलों की जांच की जाएगी। अब इसका महत्व क्या है? तो किसानों का वैज्ञानिक स्तर पर समाधान मिलेगा, फसल उत्पादन में गुणवत्ता और उपज बढ़ेगी, समय रहते रोगों की पहचान से फसल बचाई जा सकेगी और किसानों का आर्थिक नुकसान भी कम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, श्रीलंका में आयोजित अंडर 17 प्रतियोगिता में निम्न में से राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया जाएगा? कहां पर हो रही है प्रतियोगिता? श्रीलंका में हो रही है और अंडर 17 प्रतियोगिता हो रही है। तो इसमें राजस्थान के कौन सा खिलाड़ी है जो भारत के प्रतिनिधित्व करेंगे? तो ऑप्शन है शुभम पूनिया, मुकेश यादव, योगेश मेहता या कृष्णा सिंह। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका है ऑप्शन 1, शुभम पूनिया। हनुमानगढ़ जिले के नौहर के गांव धौलीपाल के रहने वाले शुभम पुनिया ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम में जगह बनाई है। याद रखना, शुभम पुनिया जो है वो राज्य के किस जिले से हैं?
तो हनुमानगढ़ जिले से है, नौहर तहसील से है और गांव कौन सा है, धौलीपाल है। इन तीनों ही चीजों को याद रखना। शुभम का जो चयन है वो भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम में हुआ है। यह टीम श्रीलंका में होने वाली अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2025 में कितने असाक्षरों को साक्षरता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन है 20 लाख, दूसरा 30 लाख, तीसरा 23 लाख, तीसरा 30 लाख और चौथा 35 लाख। तो कितने लाख लोगों को असाक्षरों को साक्षरता में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 30 लाख को। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साक्षर किसे कहा जाता है। तो एक व्यक्ति जो किसी भी भाषा में पढ़ और लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझकर पढ़ और लिख सकता है साक्षर कहलाता है। साक्षरता दर के आंकड़े देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनगणना है उसके अनुसार देखें तो कुल साक्षरता दर कितनी है राजस्थान में? तो राजस्थान की जो कुल साक्षरता दर है वो 66.11% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 79.19% है और महिला साक्षरता की बात करें तो 52.12% है। याद रखना ये आंकड़े कि अभी साक्षर करने का लक्ष्य चला जा रहा है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जो डेट जीके है और वैसे भी जनगणना के क्वेश्चन तो हमेशा हर एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कुल साक्षरता दर है 66.11% यानी 66.11%। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 79.19% और महिला साक्षरता 52.12%। सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला जो है उसको देखें तो राज्य का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कोटा है, जिसमें 76.6% साक्षरता है। और राज्य का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालौर। यानी अगर सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो कोटा में है और न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो जालौर में है। जालौर में कितनी है साक्षरता की दर? 54.9%। साक्षरता के मामले में राजस्थान जो है वो देश के 26वें स्थान पर है, बहुत ज्यादा पीछे है, इसीलिए साक्षर करने का ही लक्ष्य रखा गया है। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में राजस्थान में 30 लाख असाक्षरों को साक्षरता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राजस्थान सरकार ने इस वर्ष 30 लाख असाक्षरों को साक्षरता से जोड़ने का लक्ष्य तय किया है। इस अभियान का उद्देश्य राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में सशक्त बनाना और साक्षरता दर को बढ़ाना है। इस वर्ष 30 लाख असाक्षरों को साक्षर बनाना, इनमें से 23 लाख लोगों का सर्वेक्षण पहले ही पूरा किया जा चुका है। अगले 3 वर्षों में राजस्थान को असाक्षरता के मामले में अगले कितने 3 वर्षों में राजस्थान को साक्षरता के मामले में भारत के शीर्ष 3 राज्यों में शामिल करना और हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार उपलब्ध कराना सरकार का उद्देश्य है। इसका महत्व क्या है? यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। अशिक्षा के कारण होने वाली सामाजिक और आर्थिक समस्या को कम किया जा सकेगा। महिलाओं, युवाओं और वंचित वर्गों को मुख्य रूप से इसका लाभ मिलेगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 9। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजस्थान के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मुद्रा ऋण लक्ष्य कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 22,689 करोड़ रुपए। मुद्रा योजना राजस्थान में मुद्रा योजना एक सरकारी योजना है जो गैर कृषि, गैर कॉर्पोरेट, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराती है ताकि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सके या इसका विस्तार कर सके। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता देना और महिलाओं व कमजोर वर्गों के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। मुद्रा योजना का लक्ष्य केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत राजस्थान में वर्ष 2025-26 के लिए 22,689 करोड़ का ऋण जो है वो वितरण लक्ष्य तय किया गया है। मुद्रा योजना की 4 श्रेणियां होती है। पहली शिशु, जिसमें 50,000 तक का लोन मिलता है। दूसरा किशोर, 50,000 1 से 5 लाख तक का। तीसरा तरुण वन, जिसमें 5 लाख 1 से लेकर 10 लाख तक का। और तरुण सेकंड, जिसमें 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन मिलता है। चर्चा में क्यों है? तो मुद्रा योजना राजस्थान के अंतर्गत पहली तिमाही में 10 बैंकों ने प्रदेश में एक भी ऋण नहीं दिया है। और पहली तिमाही का अगर प्रदर्शन देखा जाए तो पहली तिमाही 3 महीने में केवल 3,885 करोड़ का ही ऋण वितरित किया गया है। यह कुल लक्ष्य का सिर्फ
26% है और कुल 2,57,699 आवेदकों को ऋण दिया गया है। तो मुख्य कारण इसका क्या है कि बैंक जो है वो एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ने की डर से ऋण देने से बच रहे हैं और छोटे व्यापारियों स्वरोजगार करने वालों को पूंजी नहीं मिल पा रही है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट 9 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अजय मेरू पब्लिकेशन को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।